नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ है हमारे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार द्विवेदी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। चाय पे समीक्षा कार्यक्रम में हम लोग चाय भी पी रहे हैं, लेकिन सर अगर सियासत देखें ना तो सियासत ज़बरदस्त तरीके से तेज़ है। आप चाहे मोदी के बयान को ले लीजिए या फिर राहुल गांधी के बयान को ले लीजिए, कहीं ना कहीं दो राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र या झारखंड हो, जातिगत जनगणना केंद्र में है, डबल इंजन की सरकार केंद्र में है। इसके अलावा अब जो खबर आ रही है वो ये भी है कि महाराष्ट्र में तो आरएसएस भी अब बीजेपी के लिए खुलकर प्रचार करने लगा है। तो महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप देखें, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान हो चाहे विपक्ष के नेताओं के बयान हो, एक चीज़ देखने को है कि बीजेपी तो फिर भी कुछ नया लेकर आ रही है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई अब बटेंगे तो कटेंगे, या उन्होंने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, कुछ नया लेकर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने 2014 में जो वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उस समय जब उन्होंने लगाया कि भाई आरक्षण को खतरा है, संविधान को खतरा है और ये अगर जीते तो ये संविधान को बदल देंगे, तो वो वही उनकी जो मुद्दे हैं वो हमने देखा हरियाणा में भी उन्होंने वही उठाए, वो उन्होंने यहाँ भी उठाए। हालांकि अगर हम देखें तो एक मुद्दा कम हुआ है, अग्निवीर को हरियाणा में बहुत उठाया गया था। अभी तक मैंने किसी के मुँह से सुना नहीं है। इस बार ना अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि वो हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया। क्योंकि हरियाणा से ही हमारे जो जवान हैं अधिकतर संख्या में सेना में जाते हैं, सुरक्षा के हमारे जो अन्य बल हैं उसमें जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सियासी पार्टियां हैं वो देखती हैं, नापती तौलती हैं कि किस मुद्दे का कितना फ़ायदा हो रहा है, किससे क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो अब जैसे मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर ये मुद्दा उठाया कि अनुच्छेद 370 जो है ये कांग्रेस वापस लाना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरीके से हो रहा है अभी। हाँ, लेकिन मैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानता हूँ, मैंने वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी कवर किए हैं, लोकसभा चुनाव भी कवर किए हैं। मैं आपको पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करना चाहूँगा। पिछला विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र का हुआ था, उससे ठीक पहले अगस्त में 5 तारीख को अनुच्छेद 370 हटाया गया था। तो मामला एकदम गर्म था और बीजेपी ने जो लद्दाख के सांसद थे उनकी सभाएं भी कराई थी, उनकी सभाओं में तालियां भी बज रही थी। लेकिन जनता के लिए 370 विधानसभा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था। तो ये जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं ना, ये काम नहीं करते जब विधानसभा का चुनाव होता है। हमने देखा है कि राष्ट्रीय चुनाव पे मुद्दे इसमें नहीं आए। तो ये नेताओं को ठीक है कि वो एक मैसेज देना होता है, खासतौर पर बड़े नेता होते हैं उनको, क्योंकि 370 का मुद्दा उठा के उन्होंने जम्मू कश्मीर को मैसेज दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अन्य दलों के जो नेता अन्य राज्यों में बयान दे रहे हैं उनको एक मैसेज दे दिया। तो ये ठीक है, उन्होंने कह दिया, लेकिन वहाँ पर इसका कोई महत्व नहीं है। वहाँ पर लोकल लेवल पे जनता ये देखती है कि हमारे मुद्दों को कौन सुलझा सकता है, हमारे लिए मुख्यमंत्री कौन ठीक है। और इस बार तो जनता भी ये समझ नहीं पा रही है कि कौन सा गठबंधन मजबूत है, क्योंकि आज जो इसका सहयोगी है पहले वो उसका सहयोगी था, और जिस तरह के वो अभी संकेत दे रहा है तो लग रहा है कि वो बाद में किसी और का सहयोगी हो जाएगा। तो बड़ा गड़बड़ झाला है इस बार। तो जनता भी अब लास्ट मोमेंट तक देखेगी कि किसके घोषणा पत्र में क्या बातें हैं। घोषणा पत्र में आप देखिए कि अब जनता ये चीज़ें देखने लग गई है, घोषणा पत्र को खास तौर पर। और अगर हम महाराष्ट्र की पहले बात कर लें तो आप देखिए कि महाराष्ट्र में इन्होंने कहा है कि हम 3000 रुपया हर महिला को देंगे। यूपीए ने कहा है, जो संपर्क है वहाँ पर MBA। अच्छा, अगर हम वहाँ पर देखें तो और ऐसे ही तमाम वादे किए हैं, फ्री की काफ़ी योजनाएं हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप तेलंगाना में नहीं दे पा रहे हैं, जब आप कर्नाटक में नहीं दे पा रहे हैं, जब आप हिमाचल में नहीं दे पा रहे हैं योजनाएं, तो छोड़िए आप जो कर्मचारियों को तनख्वाहें समय पे नहीं दे पा रहे हैं, तो आप योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। इसीलिए कांग्रेस ने शनिवार को अपने 3 मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुंबई में कराई और ये उनसे कहलवाया गया कि भाई हम तो सारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, हमने जो वादे किए थे चुनाव में वो पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। जो जनता है वो हकीकत बताती है। हिमाचल की जनता ने कई बार हकीकत बताई है कि भैया प्रदर्शन भी हुए हैं कि समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। कर्नाटक में हमने देखा कि विकास के लिए पैसा नहीं बचा है। और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, हमने पिछले अपने कार्यक्रम में बात भी करी थी कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वादे वही करिए जो वादे पूरे कर सकते हैं, जिसके लिए बजट हो। तो चुनाव जीतने के लिए पार्टियां कुछ भी वादे कर देती हैं, ये सब अब चलेगा नहीं। और ख़ासतौर पे महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की जो अगर हम कहें राजनीति,
वो एक थोड़ी सी अलग है कि वहाँ पर जनता थोड़ी और ज़्यादा जागरूक है। वहाँ पर नेताओं के झांसे में एकदम नहीं फंसती है जनता, सोच समझ कर निर्णय लेती है और ये हर बार दिखाया है। महाराष्ट्र खासतौर पर एक समृद्ध प्रदेश है और ख़ासतौर पर अगर हम देखें तो देश की जीडीपी में बड़ा योगदान है। मुंबई वहाँ पर आर्थिक राजधानी है, तो वहाँ से जो मैसेज जाएगा, अब आप देखिए कि एक मैसेज क्लियर है महाराष्ट्र को कि अगले 5 साल नरेंद्र मोदी ही सत्ता में रहने वाले हैं। हाँ। तो ये जो मैसेज है, ये राज्य को अगर आगे बढ़ना है तो केंद्र से तालमेल बना के चलना पड़ेगा। अब आप देखिए कि जिनके तालमेल नहीं है केंद्र के साथ, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ दिल्ली का, मैं उदाहरण दूंगा आपको बंगाल का, उदाहरण के लिए आप तमिलनाडु देख लीजिए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमेशा एक खिंचाव सा रहता है। गवर्नर पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने बिल रोक रखा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि हमारे लिए ये मदद चाहिए, वो मदद चाहिए। तो ये जो खिंचाव है, इसमें क्या कार्य में जब विलम्ब होता है तो उसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है। तो जनता महाराष्ट्र की मुझे लगता है शायद समझेगी इस बात को कि वहाँ पर डबल इंजन की सरकार अगर आती है तो दिल्ली से फैसले लागू कराना, उसके लिए फैसले मनवाना उसके लिए बहुत आसान होगा, दिल्ली से मदद लेकर आना उसके लिए आसान होगा। तो ये मुझे लगता है कि ख़ास तौर पर, और आप देखिए कि भारत में जिस तरीके का विदेशी निवेश आ रहा है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, महाराष्ट्र भी उनके लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। तो महाराष्ट्र को वो चीज़ें तभी ज़्यादा आसानी से मिल पाएंगी जब वहाँ पर भी एक ऐसी सरकार होगी जिसके केंद्र के साथ तालमेल अच्छा हो। वरना आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें तकनीकी अड़चनों के कारण फंस जाती हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात का फैसला करेगी कि दिशा में किस तरफ जाना है। लेकिन वहाँ पर ख़ासतौर पर हिंदुत्व की जो राजनीति है वो काफ़ी बढ़ चढ़कर उसका हम देखते हैं कि प्रभाव रहा है। बाल ठाकरे की विरासत को लेकर लड़ाई है, जनता इस बार फैसला कर देगी कि विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन है। और अगर हम देखें वहाँ पर जैसा आपने जिक्र किया कि आरएसएस, तो आरएसएस ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से हमने देखा था कि वहाँ पर जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि भाई हमको तो आरएसएस की ज़रूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए, तो वो आरएसएस घर बैठ गए और परिणाम ने बता दिया कि आरएसएस की ज़रूरत बीजेपी को हर कदम पर है। हरियाणा में आरएसएस ने खुलकर साथ दिया और जो हार की भविष्यवाणी थी उसको जीत के जय घोष में बदल दिया। वैसा ही महाराष्ट्र में, और आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस की हाल के दिनों में लगातार बैठकें हुई हैं संघ के नेताओं के साथ, और आरएसएस ने एक अभियान चलाया है सजग रहिए करके। उसमें लगभग 65 के आसपास एनजीओज़ का भी, माफ़ कीजिएगा, एनजीओ नहीं मतलब जो संघ के जो अनुषंगिक संगठन है या उसके साथ में जो काम करने वाले संगठन हैं, घटेंगे वाले नारे का भी तो इसके लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं। तालुका स्तर पर बैठकें की जा रही हैं, ग्राम स्तर पर बैठकें की जा रही हैं, पंचायत स्तर पर बैठकें की जा रही हैं, लोगों को समझाया जा रहा है। तो ये जो संघ का हर घर तक जो दस्तक दी जा रही है संघ के स्वयंसेवकों द्वारा, ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। देखना होगा कि जब मतदान का दिन आता है उससे पहले और क्या मुद्दे आते हैं, और अभी हमको ये भी देखना होगा कि जो वहाँ पर ये महायुति है उसका घोषणा पत्र नहीं आया, तो वो अपने घोषणा पत्र में और क्या वादे करते हैं। आज ही आने वाला है जी, और अमित शाह करेंगे। एक चीज़ और भी देखना होगा कि इसमें महाराष्ट्र ने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से जो हिंदुत्व के पुरोधा अपने आप को कहलाते थे, शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे, वो किस तरीके से अब सेकुलर का चोला ओढ़ लिए हैं। तो एक इस बार का जो चुनाव है ना, वो सरकार बनाने का फैसला नहीं है, वो बाल ठाकरे की विरासत का फैसला होगा, शिवसेना का असली उत्तराधिकारी कौन है उसका फैसला होगा, एनसीपी किसकी है उसका फैसला होगा, शरद पवार का प्रभाव कितना है, शरद पवार का प्रभाव अब कितना है उसका फैसला होगा। और ये जो इतने जो हमने देखा था कि कोई विधायक उस तरफ भग गया था, कोई विधायक इस तरफ भग गया था, यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय से भी निर्णय नहीं आ सका, विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है और वो निर्णय नहीं आ सका। तो अब जनता की अदालत फैसला करेगी कि कौन सी पार्टी के साथ कौन है और कौन सी पार्टी ही असली वो नाम वाली पार्टी है। हाँ, और तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी को चुनौती दे दी कि राहुल गांधी प्रशंसा करके दिखाए, हाँ, बाल ठाकरे की प्रशंसा करके दिखाए। उनको पता है कि बाल ठाकरे की प्रशंसा करते ही झारखंड में इनको नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो बाल ठाकरे की प्रशंसा नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम वोट्स हैं, वहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठी है जिनको उन्होंने आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवा के, पासपोर्ट बनवा के उनको नागरिक बनवा दिया है, उनके वोट लेकर ये जो राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की, उससे सीधा नुकसान हो जाएगा। तो ये बचेंगे, और सिर्फ वहाँ पे नुकसान नहीं होगा, आप देखिए कि कई सारी विधानसभा के भी होगा ना इसका और अभी इस समय 2 राज्यों के चुनाव तो हो ही रहे हैं। वायनाड में लोकसभा का उपचुनाव है जहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी संसदीय पारी चुनाव घोषित शुरू करने जा रही हैं।
वहाँ पर केरल के सीएम ने आरोप लगाया कि आप जमात इस्लामी का समर्थन ले रही हैं। तो वहाँ पर अल्पसंख्यक की अगर हम देखें आबादी ज़्यादा है वहाँ पर, और देश में कई जो राज्यों के विधानसभा के उपचुनाव हैं, लोकसभा का जो उपचुनाव हो ही रहा है, तो इसमें भी कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कि अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी है। तो ये एक कांग्रेस नहीं चाहेगी कि बाल ठाकरे की तारीफ करके उन सीटों पर नुकसान करा लिया जाए। लेकिन भाजपा ये मैसेज देने में तो कामयाब होगी बिल्कुल ना कि कामयाब। आप जिसके साथ गठबंधन में हैं उसके सबसे बड़े नेता या कह सकते हैं कि उसके सबसे बड़े विचारक का आप नाम तक नहीं लेना चाहते। जी बिल्कुल, नाम नहीं लेंगे, और अब जो चुनौती दी है देखना होगा कि कितने चुनौती कर पाते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम झारखंड की बात करें तो देखिए झारखंड का चुनाव भी इस बार पिछले चुनावों से अलग होने जा रहा है, क्योंकि इस बार विकास मुद्दा नहीं है, इस बार घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप घुसपैठ और महिला, घुसपैठ और महिला, आपने देखा कि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से लव जिहाद की वहाँ पे घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से जब भी खास तौर पे कोई पर्व पड़ा है तो उसमें विघ्न बाधा डाली गई है, दंगे फसाद ये सब की घटनाएं वहाँ पर झारखंड में बढ़ी हैं। तो जो असामाजिक तत्व बाहर से आकर यहाँ पर तनाव पैदा कर रहे हैं, तो ये जो स्थानीय लोग हैं उनके मन में चिंता का विषय बन गया है ये। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव है झारखंड का, वो जैसे अमेरिका में हुआ ना कि डोनाल्ड ट्रंप को लैंडस्लाइड विक्ट्री इसलिए मिली कि उन्होंने कहा कि मैं घुसपैठियों को भगाऊंगा, तो इसका झारखंड का जो चुनाव है ना वो घुसपैठियों को भगाने के ऊपर जनादेश होने वाला है इस बार का। नहीं, और मैनेजमेंट देखिए, बीजेपी ने जो पिछली दफ़ा गलतियां की थी कि अपने अंदर के सुर को वो समझ नहीं पाई थी और मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ था। इस बार बीजेपी ने हर सीट पे एक मजबूत मैनेजमेंट किया है जी। और आप देख सकते हैं कि सरयू राय जो आप रघुवर दास को उन्होंने हराया बिल्कुल था बिल्कुल ईस्ट सीट से, जमशेदपुर ईस्ट से, उन्हें जमशेदपुर वेस्ट भेज दिया गया जो उनका गढ़ था, और वहाँ से वो बन्ना गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और उनके लिए अमित शाह भी प्रचार करने जा रहे हैं, वो जदयू के टिकट पर चुनावी मैदान में है जी। तो ये मैनेजमेंट है सर। लेकिन अगर हम देखें सर तो 370 आपने जो जिक्र किया, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विधानसभा के अंदर स्थितियाँ देखने को मिली, आप क्या कहेंगे? देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुझे लगता है कि केंद्र ने शायद जानबूझ के इसीलिए अब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग आते ही सत्ता में ये सब करेंगे। आप देखिए कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला की जब सरकार बनी है, तब से घाटी में आतंकी जो हैं वो फिर से सर उठाने लगे हैं। जम्मू में आतंकी घटनाएं बढ़ रही थी, कश्मीर में सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन कश्मीर भी अब अशांत हो रहा है। तो ये देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले 5-7 वर्षों में बड़ी मेहनत की गई है आतंकियों पर काबू पाने के लिए। तो अगर कश्मीर घाटी में फिर से इस तरीके की हरकतें बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। आप देखिए कि जो बाज़ारों में हमले हुए, अभी आपने देखा कि वहाँ पर पर्यटक केंद्र पर हमला हुआ, और ये जो अब सीज़न आ रहा है ये पर्यटन जो है बढ़ने का सीज़न है। वहाँ पर सर्दियों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। हमने देखा कि पिछले 4-5 सालों से रिकॉर्ड टूट रहे थे। उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने से पहले अभी देखा हमने कि अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए। लेकिन अब जिस तरीके से हमले बढ़े हैं तो वो एक डर पैदा करने की साजिश है, डर पैदा करने का एक प्रयास है, लेकिन वो प्रयास निष्फल होंगे क्योंकि हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट रहते हैं। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हुआ, आप ठीक है, एक तो आप रेजोल्यूशन ले आए, अब विधानसभा का इतने अधिकार है नहीं, आपने वो रेजोल्यूशन ले आए, उसका कोई इतना महत्व है नहीं। लेकिन यहाँ सवाल है आपकी नीति का और आपकी नीयत का। आपको आप कहते हैं कि भाई 10 साल विधानसभा नहीं थी, चुनी हुई सरकार नहीं थी, जनता के काम रुके हुए थे। आपने आते के साथ ही पहला काम ये किया कि भाई 370 को वापस करो, ये आपने रेजोल्यूशन लेकर आए। आप पहले ऐसे प्रस्ताव लाइए जो कि जनता के हित में हो सकते हैं, जो वहाँ पर सड़कें अगर ख़राब हैं, अस्पतालों की ज़रूरत है, स्कूलों की ज़रूरत है, वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उस संबंध में आप विधानसभा में जो प्रस्ताव लाने हैं, आपको काम करना है, आपको नियम कानून बनाने हैं, वो सब करिए। पहले आप विवादित मुद्दों को छेड़ेंगे ताकि सदन नहीं चले, फिर आपका बहाना होगा कि भाई हमारे को तो काम ही नहीं करने देगा, तो हम जनता का काम कैसे करें। तो ये विवादित मुद्दों को छेड़ने और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने का काम है। और मुझे तो आपत्ति इस बात पर भी थी कि सैयद अली शाह गिलानी को श्रद्धांजलि वहाँ पर दी गई जम्मू कश्मीर विधानसभा में। देखिए ये बात सही है कि नियम कहते हैं कि अगर कोई सदस्य रहा है और या पूर्व सदस्य है, उसका निधन हो जाता है तो उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक अंतर करना होगा देशभक्तों में और देशद्रोहियों में। जिस गिलानी ने हमारे बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को मरवाया, जो गिलानी जम्मू कश्मीर में बंद का कैलेंडर जारी करता था, जिस गिलानी ने कश्मीरी युवकों के हाथों में पत्थर पकड़वाए, जिस गिलानी ने कश्मीरी युवकों का जो भविष्य है वो बर्बाद किया, उस गिलानी को आप श्रद्धांजलि दे रहे हो।
आप उसकी बड़प्पन कर रहे हो। आपको पता है कि जब वो मरा था तो कश्मीर में कोई नहीं रोया था, सिर्फ पाकिस्तान रोया था। पाकिस्तान ने अपना आधा जो झंडा है आधा दिन झुका के रखा था। तो जिसको पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, आप उसको श्रद्धांजलि दे रहे हो, तो आपकी नीयति और नीयत पर सवाल उठेगा ही। मुझे लगता है कि जो 10 साल बाद एक मौका मिला है उमर अब्दुल्ला को, और ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास वो होना चाहिए कि जनता की जो दिक्कतें हैं वो दूर की जाए, ना कि विवाद खड़ा करके बस ये दिखाया जाए कि भाई हम तो उसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पहले थे। बिल्कुल, लेकिन एक चर्चा और होनी चाहिए सर। योगी आदित्यनाथ के भाषण को आजकल आप सुन रहे होंगे, किस ओर उनके भाषण जा रहे हैं? देखिए वो पुराने रंग में आ गए, पुराने रंग में ही है, और खासतौर उनको पर कहा गया है कि अब आपको इसी ट्रैक पे चलना है। अब देखिए ट्रैक पर चलना, अगर हम देखते हैं जब चुनाव नहीं होते हैं कहीं, तो वो सिर्फ विकास की या और दूसरे काम की बात कर रहे होते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि लोकसभा चुनाव से निपटे तो हरियाणा जम्मू कश्मीर का चुनाव आ गया, वो अभी ख़त्म हुए थे। अभी महाराष्ट्र का और झारखंड का चुनाव आ गया, ये ख़त्म होंगे, दिल्ली का चुनाव आ जाएगा। अब दिल्ली का चुनाव ख़त्म होगा तो फिर कहीं बिहार का चुनाव आ जाएगा। उसके बाद फिर तमिलनाडु में है, वहाँ पर क्या बंगाल में है, तो असम में है। तो हमारे जो देश में जो हमेशा हम जो चुनावी मूड में रहते हैं ना, तो ये जो नेता हैं इनको अपनी वाणी फिर उसी हिसाब से रखनी पड़ती है। इनको पता है कि वोट कैसे प्रभावित होंगे, मुझे अपना वोट हासिल करना है और लोगों को मन में कुछ ना कुछ एक भाव लाने हैं कि आप उसके साथ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए हमारे साथ आ जाओ। तो ये सब बयान सिर्फ चुनावी राजनीति को दिखाते हैं, और ख़ासतौर पर ये जो बात हो रही है एक देश एक चुनाव की, ये इसीलिए हो रही है। अगर देश में हर चुनाव, सारे चुनाव एक साथ हो जाएं तो 5 साल नेता शांत बैठकर काम करेंगे हर बार, क्योंकि हमारा देश में कभी ना कहीं चुनाव चलता रहता है, तो नेता भी उसी तरीके से भाषण देते रहते हैं, माहौल को गरमाते रहते हैं। बिल्कुल। समोसा खाते हैं आप? भैया वो तो CID आजकल जांच कर रही है, इसलिए डर लगता है। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।